मेजर के ओहदा पर तरक्की। मुझे गिलगित स्काउट्स में 2 साल के मुआहदा पर भेजा गया था। उन दिनों मेजर के रैंक की प्रमोशन 8 साल की सर्विस के बाद होती थी। जीएचक्यू ने शायद मेरा इंतखाब भी इसीलिए किया था कि मेरी अगली प्रमोशन अभी 4 साल दूर थी। 1971 की जंग के बाद अफसरों की बहुत कमी वाक़या हो गई थी। अक्सर यूनिटों में मेजर की जगह पर कैप्टन और कैप्टन की जगह पर लेफ्टिनेंट या सेकंड लेफ्टिनेंट काम कर रहे थे। बहैसियत मजमूई फौज में अफसरों की तादाद का तवाज़न बिगड़ा हुआ था। एक बड़ी वजह यह भी थी कि बंगाली अफसर बांग्लादेश चले जाने की वजह से खला पैदा हो गया था। मुझे अभी गिलगित स्काउट में गए 1 साल ही गुजरा था कि मेरी तरक्की करके मुझे नई बनाई गई यूनिट में सखर जाने का हुक्मनामा मौसूल हुआ। जब से पाकिस्तान वजूद में आया था, सिर्फ और सिर्फ हमारे ही कोर्स के अफसरों को 5 साल की सर्विस मुकम्मल होने पर मेजर बना दिया गया था, और ये एक रिकॉर्ड है। तरक्की के बावजूद मेरी तनख्वाह में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि यहाँ इजाफी अलाउंसेस मिलाकर तनख्वाह मेजर के बराबर हो जाती थी। महीना भी जून का था। एक तरफ गिलगित का इंतहाई खुशगवार मौसम और आसाइशें, और दूसरी तरफ सखर की शदीद गर्मी और अबतर हालात। मैंने जीएचक्यू से गुजारिश की कि मुझे कप्तान ही रहने दिया जाए और मुझे मुआहदे के 2 साल पूरे कर लेने दें, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और सख्त हुक्म आया कि हम सिलसिला तोड़कर बिला वजह किसी अफसर की प्रमोशन रोक नहीं सकते, इसलिए तुम्हें हर हाल में सखर की गर्मी खाना पड़ेगी, मरता क्या ना करता। गिलगित से अब दाना पानी उठ गया था, इसलिए समेटा समेटी करने लगा। मीर ऑफ हुंजा की तरफ से सेक्रेटरी अयाश खान का अलविदाई दावतनामा मिला। एक पुरतय्युश दावत के बाद रुखसत करते वक्त मीर साहब ने तोहफा के तौर पर नायाब नस्ल के सफ़ेद शेर की खाल का एक इंतहाई कीमती तोहफा दिया। खाल ताज़ा थी और उस पर नमक मलकर उसे आर्जी तौर पर महफूज किया गया था। शाहराए रेशम को एबटाबाद से मिलाने का काम जोरों शोर से जारी था। कच्ची सड़क बनाई जा चुकी थी और सड़क पक्की करने के साथ साथ कच्चे रास्ता पर ट्रैफिक को खोल दिया गया था। मैं ट्रक में अपने घर के सामान के साथ ही सफ़र करके गुजरात पहुंचा। अभी मुझे गुजरात पहुंचे 2-3 दिन ही हुए थे और सामान को अच्छी तरह रख भी नहीं पाया था कि सखर में इमरजेंसी नाफिज हो गई। मुतवक्को सैलाब का सख्त खतरा पैदा हो गया था। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर सखर चला गया। शेर की खाल भी स्टोर के कोने में ही पड़ी रह गई। सोचा था कि चंद दिनों में सैलाब से फारिग होकर वापस आ जाऊंगा और शेर की खाल महफूज करने के लिए किसी माहिर की खिदमत हासिल कर लूंगा। जब वहां पहुंचा तो हालात बहुत गंभीर थे। एक जगह से बंद टूटा तो पूरी बटालियन बंद मरम्मत करने में लग गई। बमुश्किल तमाम बंद की मरम्मत की गई और उसकी तरफ से तसल्ली हुई तो दरिया की सतह इतनी ऊपर चली गई कि ब्रिज और बैराज यानी सखर और रोहड़ी को मिलाने वाली सड़क पर दरिया के किनारे बनी हुई तकरीबन 2 फीट चौड़ी दीवार जो दरियाए सिंध के साथ साथ चलती थी, उसके टूटने का खदशा पैदा हो गया। मेरी बैटरी को इस दीवार और सड़क की हिफाजत पर मामूर किया गया था। मैंने पूरी दीवार के साथ साथ थोड़े थोड़े फासला पर अपने तमाम सिपाहियों को खड़ा किया हुआ था। हर सिपाही ने हाथ में पटसन की सूतली और सुआ पकड़ा हुआ था। दीवार में जहां भी किसी सुराख से जरा सा भी पानी रिसना शुरू हो जाता, वो उसमें सुए के साथ सूतली ठोंस देते। मैं मतवातर जीप में एक सिरे से दूसरे सिरे तक गश्त करता रहा था। मेरे साथ एक इंजीनियर भी था जिसे भुट्टो ने मुअत्तल कर दिया था, लेकिन हमने उसे मदद के लिए बुलाया तो वो आ गया, क्योंकि वो वहाँ की एक एक इंच ज़मीन से अच्छी तरह वाकिफ था। उसके मशवरा पर हमने रेत की बोरियां भरवाकर उनका ढेर लगाया हुआ था। अचानक एक दिन सड़क के बीचों बीच पानी का फवारा फूट पड़ा। इंजीनियर ने फौरन सिपाहियों की मदद से उसके चारों तरफ गोल कुएं की शक्ल में रेत की बोरियां चुनवा दी। उसमें पानी भरना शुरू हुआ और जब उस कुएं और दरिया के पानी की सतह बराबर हुई तो सड़क में से मजीद पानी निकलना बंद हो गया। मैं 3 दिन और 3 रात मुतवातर जागता रहा था। कर्नल साहब हालात का जायजा लेने आए और मेरी हालत देखी तो वहां माली की चारपाई पड़ी थी। मुझे उस पर जैसे ही उन्होंने लिटाया मैं गहरी नींद सो गया और वो खुद ही साइड का चक्कर लगाकर चले गए और ताकीद कर गए कि मेजर मकबूल को कोई न जगाए।
इसकी नींद पूरी होने दें। सैलाब के खतरे खत्म होने के बाद हफ्ते की रात को 10 बजे के करीब मेजर साहब सेकंड इन कमांड कर्नल की जीप में मेरे घर आए। बेल दी। मेरी बीवी ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने कहा, मकबूल को जल्दी से भेजें, इमरजेंसी है, जिन कपड़ों में हैं उनमें ही आ जाएं, सैलाब का बहुत बड़ा रेला आ गया है। कर्नल साहब दफ्तर में इंतज़ार कर रहे हैं। मैं शलवार सूट में ही जीप में बैठ गया। रास्ते में एक जगह उन्होंने एक गली के सामने जीप रोकी और गली में गायब हो गए। थोड़ी देर के बाद नमदार हुए तो उनके हमरा 2 और शख्स भी थे। एक ने चादर में ढोलकी और दूसरे ने हारमोनियम बांधा हुआ था। मैं हैरान था कि मीटिंग में तबले और हारमोनियम का भला क्या काम। बहरहाल जीप दफ्तर के बजाय किसी और हिस्से में रवां दवा थी और फिर अचानक एक रेस्ट हाउस के सामने जा रुकी। अंदर गए तो महफिल गर्म थी। यूनिट के बाकी तमाम अफसर और एक मकामी गज़लें गाने वाला फनकार पहले से ही मौजूद थे। बस मेरा और उन फनकारों का इंतज़ार था। कर्नल साहब की इजाज़त से प्रोग्राम शुरू हुआ और हम सारी रात गज़लों और खाने पीने की चीज़ों से महसूस हुए। घर में बैठी बीवियां अपने अपने सरताज की सलामती के लिए दुआएं मांगती रहीं। ज़बरदस्त सैलाबी रेला जो आ गया था। सैलाब के हंगामों से फारिग होकर तकरीबन 1.5 माह के बाद मैं गुजरात छुट्टी गया और जाते ही पहली फुर्सत में स्टोर में दाखिल हुआ कि शेर की खाल निकालूं, लेकिन वहां शेर की खाल राख जैसी किसी चीज़ में तब्दील हो चुकी थी। शायद उसे कीड़ों ने खा लिया था। मैंने कराची से उसकी कीमत का अंदाज़ा लगाया तो वो 1 लाख में ख़रीदने के लिए तैयार थे। 1 लाख उस ज़माने में बहुत बड़ी रकम थी जो मेरी मसरूफियत और लापरवाही से ज़ाया हो गई। जिस यूनिट में मैं मेजर बनकर आया था, उस नई यूनिट को क़याम में लाने के लिए एयर डिफेंस की तमाम यूनिटों से थोड़े थोड़े बंदे मांगे गए थे। सब यूनिटों ने चुन चुनकर अपने सबसे नापसंदीदा लोग निकाल दिए थे। उस यूनिट में आए दिन कोई ना कोई वारदात हो जाती थी। एक नायक ने ज़मीन खोदकर उसमें कुछ ग्रेनेड छुपा दिए थे कि छुट्टी जाते वक्त साथ ले जाऊंगा। शायद उसने अपनी खानदानी दुश्मनों को मनाने के लिए इस्तेमाल करने थे। ये भी हो सकता है कि उसने उन्हें फरोख्त करना हो। बहरहाल पकड़ा गया और उसका कोर्ट मार्शल हो गया। मैं 1 माह की छुट्टी पर था। मेरा क्लर्क सिपाहियों को देने वाला फ्री सफरी वाउचर रोहड़ी रेलवे स्टेशन पर औने पौने दाम आम पब्लिक को बेचता रहा। जब ऑडिट में बात खुली तो पता चला कि वो खुद ही मेरे जली दस्तखत करता था। उसका अंजाम भी कोर्ट मार्शल पर हुआ। उस क्लर्क के जाने के बाद मैंने नए आए हुए नौजवान क्लर्क अल्लाह बख्श को ही ट्रेनिंग देने का फैसला किया। हर टाइपिंग की गलती पर उससे दंड बैठक निकलवाता। 2-3 महीनों में ही वो बेहतरीन क्लर्क बन चुका था। उसे मैंने इतना माहिर कर लिया था कि मैं उसे डिक्टेट करवाता और वो टाइप करके ले आता। अक्सर खतूत के जवाब भी खुद ही बनाने लग गया था। रेजिमेंट हेडक्वार्टर ने अल्लाह बख्श को लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने उसको ट्रांसफ़र ना होने दिया। अल्लाह बख्श भी किसी सूरत मुझे छोड़ने के लिए तैयार ना था। एक दिन यूनिट में जंगली सुअर घुस आया। सूबेदार मेजर ने सरकारी राइफल में गोलियां भरी और फायर करके उसे मार दिया, लेकिन राइफल को खाली किए बगैर ही कोत में रख दिया। कोत इंचार्ज ने भी राइफल को चेक न किया। अगले जुमा एक दायरे में बैठकर राइफलों की सफाई कर रहे थे कि गोली चली और सामने बैठा सिपाही जख्मी हो गया। 9 मील की सालाना दौड़ हो रही थी जिसमें अफसर और जवान सब इकट्ठे भाग रहे थे। एक सिपाही ने अपने बैग से छुरा निकाला और अपने बैटरी कमांडर मेजर साहब की कमर में घोंप दिया। मेजर साहब को अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया और उसकी जान बच गई और छुरा मारने वाले को पुलिस के हवाले कर दिया गया। उसे सिविल कोर्ट ने 7 साल की सजा दी। मेजर साहब ने 2 दिन पहले उस सिपाही को किसी बात पर डांटा था। बस छुरा मारने की यही वजह सामने आई थी। एक मेजर साहब गुजरांवाला के रहने वाले थे। एक रोज आर्मी की जीप में अपने शहर से आए हुए कुछ मेहमानों को रोहड़ी रेलवे स्टेशन पर छोड़कर वापस आ रहे थे कि सड़क क्रॉस करती हुई एक बच्ची जीप से टकरा गई। जीप मेजर साहब खुद ही चला रहे थे। वो इस डर से रुके नहीं कि कहीं लोग उन्हें पकड़कर तशद्दुद शुरू ना कर दें, और वहां से सीधे कर्नल साहब के पास जाकर उन्हें सारा किस्सा बता दिया। कर्नल साहब ने मेजर को अपनी गाड़ी में बिठाया और लड़की के घर पहुंच गए। बच्ची की मैयत सहन में पड़ी थी। कर्नल साहब ने बच्ची के वालिद से कहा कि ये मेजर तुम्हारा मुजरिम है,
اس کا قصور تو تھا کہ اسے گاڑی شہر میں بہت آہستہ چلانا چاہیے تھی۔ یہ خود بھی 2 بچوں کا باپ ہے۔ تم چاہو تو اسے معاف کر دو اور چاہو تو میں پولیس میں تمہارے ساتھ جا کر رپورٹ درج کرواتا ہوں۔ بچی کے باپ نے کہا، سر آپ خود ہی ان کو لے کر میرے گھر آ گئے ہیں۔ میری بچی کی زندگی اللہ پاک نے اتنی ہی لکھی تھی، میں نے ان کو معاف کیا۔ اس یونٹ سے سپاہی آئے دن بھاگتے رہتے تھے۔ ایک دن میری بیٹری سے بھی اکٹھے 3 سپاہی رات کو بھاگ گئے۔ صبح حاضری پریڈ ہوئی تو 3 کم تھے۔ میں نے رپورٹ کرنل کو بھیج دی۔ مجھے کرنل نے دفتر میں بلا کر کہا کہ تمہارے 3 جوان کیوں بھاگ گئے؟ میں نے کہا، سر نہ تو میرے پاس کیوں کا جواب ہے اور نہ ہی کیسے کا۔ وہ مجھے بتا کر جاتے تو میں بھی آپ کو بتا دیتا۔ جب میں دفتر کے بعد گھر جا رہا تھا اس وقت تک ان کی گنتی پوری تھی۔ رات کو اگر کوئی بھاگ جائے تو میں ان کو کیسے روک سکتا ہوں؟ کچھ روز بعد مجھے کچھ شک ہوا کہ میرا اردلی بشیر بھی بھاگنے کی تیاری میں ہے۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھا کر بڑے پیار سے پوچھا، یار بشیر مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ سپاہی کیوں بھاگ رہے ہیں، حالانکہ کوئی اتنی سختی بھی نہیں ہے؟ اس نے کہا، سر جی ہماری تنخواہیں بہت تھوڑی ہیں، بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں سے جو بھی باہر چلا جاتا ہے اس کا پورا خاندان خوشحال ہو جاتا ہے۔ ہمارے بیوی بچے انہیں دیکھ دیکھ کر کڑتے رہتے ہیں۔ بس یہی حقیقت ہے کہ جو بھی بھاگتا ہے وہ پاکستان میں نہیں رہتا۔ سب بھاگنے والوں نے پہلے ہی ملک سے باہر جانے کا بندوبست کیا ہوتا ہے۔ بھاگنے والوں کے لیے جو 2 ماہ کی سالانہ چھٹی ملتی ہے وہ بہترین وقت ہوتا ہے۔ وہ بآسانی ویزے وغیرہ کا بندوبست کر کے دبئی، قطر، کویت یا سعودیہ نکل جاتے ہیں۔ یہاں رہیں تو ہر وقت سر پر تلوار لٹکتی رہتی ہے کہ کب چھاپا پڑ جائے اور پکڑے جائیں۔ میں نے اسے سیدھا ہی سوال کر ڈالا، تم کب بھاگ رہے ہو؟ اس نے بھی ایمانداری سے کہہ دیا، سر آج نہیں تو کل میں نے بھی ایک دن بھاگ تو جانا ہے، ذرا ویزے کا بندوبست ہو جائے۔ میں نے کہا، میں بھاگنے والوں کو روک تو نہیں سکتا، بس اتنا خیال رکھنا کہ عزت کے ساتھ بھاگنا۔ اس نے پوچھا، سر عزت کے ساتھ کیسے بھاگتے ہیں؟ میں نے کہا، عزت سے اس طرح بھاگتے ہیں کہ جب جاؤ تو تم کسی کا ادھار لے کر نہ جانا۔ تمہارے جانے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ بشیر میرے پیسے کھا گیا۔ امید ہے تمہیں سمجھ آ گیا ہوگا کہ عزت سے بھاگنا کسے کہتے ہیں۔ اور پھر کچھ دنوں بعد کبھی واپس نہ آنے کے لیے وہ 2 ماہ کی چھٹی پر چلا گیا تھا۔ یونٹ سکھر کو خیر بات کہہ کر کراچی آ گئی۔ کراچی ہمیشہ ہی میری پسندیدہ اسٹیشن رہا ہے۔ مجھے 46 حیدرآباد لائنز کا بنگلہ الاٹ ہوا تھا۔ بنگلہ تو بہت خوبصورت تھا، بس ایک ہی خرابی تھی کہ میرے بنگلے سے چند قدم دور سے کراچی ایئرپورٹ کا رن وے شروع ہوتا تھا۔ ہر جہاز میری چھت کے بالکل قریب سے ٹانگیں پھیلائے گزرتا اور رن وے پر قدم بوس ہو جاتا۔ میری ساس صاحبہ کو آئے پہلا روز تھا۔ رات تقریباً 11:30 بجے اچانک زوردار گڑگڑاہٹ ہوئی اور در و دیوار کانپنے لگے۔ میری ساس صاحبہ اونچی آواز سے کلمہ شہادت کا ورد کرتے ہوئے میرے بیٹے کو اٹھائے باہر کے دروازے کی طرف بھاگی۔ میں نے پوچھا، اماں جی کدھر جا رہی ہیں؟ چیخ کر بولی، تمہیں پتہ نہیں چلا زلزلہ آ رہا ہے، سب باہر نکلو۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ زلزلہ نہیں، DC-10 وارد ہوا ہے، ایسا ہی ایک زلزلہ صبح 5 بجے آئے گا۔ ہم اب ہوائی جہازوں کی آواز اور اوقات سے اندازہ لگانے کے قابل ہو گئے تھے کہ کس جہاز نے لینڈ کیا ہے اور کون سے جہاز نے اڑان بھری ہے۔ ایک دن میرا اردلی کہنے لگا، سر اب چوہے بہت تنگ کرنے لگے ہیں، ان کا کچھ کریں۔ میرا چھوٹا سالہ مسعود بھی ان دنوں میرے ہی گھر میں تھا۔ ہم تینوں نے ڈنڈے ہاتھ میں پکڑے، دروازے کھڑکیاں بند کی اور چوہے مارنے شروع کیے۔ مشن مکمل ہونے پر لاشوں کی گنتی کی تو 17 تھے۔ میری یونٹ میرے گھر کے بالکل نزدیک ہی تھی۔ میری بیوی کو سپاہیوں کے لنگر کی دال بہت پسند تھی۔ مجھ سے چوری چوری اس نے اردلی سے ساز باز کر رکھی تھی کہ وہ نظر رکھا کرے کہ دال کس روز پکتی ہے۔ اردلی کو میرا سختی سے آرڈر تھا کہ وہ لنگر سے نہیں بلکہ میرے گھر سے کھانا کھائے گا، اس لیے دال والے دن وہ گھر سے برتن لے کر جاتا اور اپنے حصے کی دال بیگم صاحبہ کو لا کے دیتا۔ ایک دن میں نے اسے رنگے ہاتھوں دال سمیت پکڑ لیا۔ جب اسے ڈانٹا کہ گھر کے بجائے لنگر سے سالن کیوں لے کر آیا تو اس نے راز فاش کیا کہ میں تو بیگم صاحبہ کے لیے لایا ہوں، وہ آخری لنگر کی دال تھی جو میرے گھر آئی تھی۔
तारिक रोड पर मेरे दो पुराने दोस्त रहते थे। मैं उनसे मिलने गया तो तारिक रोड से गुजरते हुए अचानक ख्याल आया कि 4 साल पहले जब 71 की जंग अभी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन हालात खराब होने पर रातों रात हंगामी तौर पर यूनिट को कराची से लाहौर भेज दिया गया था। तो तारिक रोड पर एक शनासा टेलर मास्टर को मैंने यूनिफॉर्म की एक पतलून सिलने के लिए दी थी। नमूना और साइज के लिए अपनी जेर इस्तेमाल पतलून भी उसके हवाले कर दी थी। जंग खत्म होने पर मैं गिलगित, फिर सक्खर और अब फिर कराची आ गया था। इस तमाम अरसा में मुझे कभी उन पतलूनों का ख्याल ही नहीं आया था, इसलिए उनसे राब्ते का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं जैसे ही उस दुकान में दाखिल हुआ तो एक कारीगर ने पहचान लिया और तकरीबन चीखते हुए बोला, अरे कैप्टन साहब, आप जिंदा हैं? और फिर देखते ही देखते सब अपना अपना काम छोड़कर मेरे गिर्द जमा हो गए। दुकान के मालिक ने इन 4 सालों में तरक्की करते हुए एक और बड़ी दुकान भी बना ली थी। एक कारीगर उस्ताद जी को बुलाने दौड़ पड़ा था। थोड़ी देर में उस्ताद जी कुछ पुराने टेलर मास्टरों के हमरा आन मौजूद हुए। सब बारी बारी निहायत तपाक से गले मिल रहे थे और मैं हैरान था कि ये गैर मामूली तौर पर इतनी मोहब्बत का इजहार क्यों कर रहे हैं। बातों बातों में उस्ताद जी ने बताया कि जब हफ्ता, महीना और फिर 6 महीने गुजर जाने के बाद भी आप पतलूने लेने के लिए ना आए, तो हमने मुत्तफिका तौर पर यह नतीजा अखज़ कर लिया था कि आप 71 की जंग में शहीद हो गए हैं। इसलिए जुमा के रोज़ दुकान पर ही कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया और अल्लाह ताला से आपकी मग़फ़िरत और दर्जात बुलंद करने की दुआएं मांगी गई। आज आपको जिंदा सलामत देखकर हमें समझ ही नहीं आ रहा कि अपनी खुशी का इजहार कैसे करें। जब मैंने उन्हें बताया कि आसमान में दर्जात बुलंद होने का तो मुझे पता नहीं, अलबत्ता मेरा फौजी दर्जा बुलंद हो गया है, अब मैं कप्तान नहीं बल्कि मेजर हूं, तो वो और भी बहुत खुश हुए। सक्खर की एक यूनिट में कैप्टन विलियम से मेरी सलाम दुआ हो गई थी। उसकी नई नई शादी हुई तो उसने ख्वाहिश जाहिर की कि सर, हम मियाँ बीवी कुछ दिन के लिए कराची में आपके घर मेहमान बनना चाहते हैं। हम मियाँ बीवी ने उन्हें खुश आमदीद कहा। वो ईद से कुछ दिन पहले आए थे। आखिरी रोज़ा और मगरिब का वक्त था कि विलियम की बीवी सुरैया विलियम अचानक दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। हम मियाँ बीवी सुरैया विलियम को ढूंढते जब बाहर आए तो क्या देखते हैं कि सुरैया विलियम हाथ उठाए दुआ मांग रही है। उसने हमें चांद की तरफ इशारा करके कहा, आप लोग भी दुआ मांग लें। मेरी माँ कहा करती थी कि ईद का चांद देखकर जो भी दुआ मांगे कबूल हो जाती है। उसे मजीद कुरेदा तो कहने लगी, मेरी माँ मुसलमान और वालिद ईसाई थे। मुझ पर माँ का रंग उनके ज्यादा करीब होने की वजह से ज्यादा चढ़ा था। मैं उनके साथ अक्सर नमाज पढ़ा करती थी, कभी कभार रोजे भी रख लेती हूँ। मुझे कुरान पाक की कई सूरतें भी याद हैं। मैंने कुरान पाक और बाइबल दोनों पढ़ी हुई हैं। उन सब के साथ साथ मैं जब जी चाहे गिरजा भी चली जाती हूँ। मेरे नज़दीक दोनों ही मजहब अच्छे हैं। मेरे ख़ानदान के लोग और जान पहचान वाले मुझे 2 in 1 कहते हैं। मैं आधी मुसलमान और आधी ईसाई हूँ। इस वारदातों से भरपूर यूनिट में मुझे 1 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका था। मेरा असूल और आदत थी कि औकात कार में अपने मातहतों से काम पूरा लेता था। इसमें जरा सी भी सुस्ती और कोताही बर्दाश्त नहीं करता था, लेकिन फारिग औकात में सिपाहियों की सतह पर आकर उनमें घुल मिल जाता। अक्सर शाम को उनकी बैरक में जाकर उनके दरमियान बैठकर गपशप लगाता। ऐसा भी अक्सर होता कि सब एक दायरे में बैठ जाते, कोई गाने सुनाता तो कोई पंजाबी टप्पे। एक सिपाही चिमटा बहुत अच्छा बजाता था तो कोई परात से ढोल बजाने में माहिर था। सब बेधड़क अपने अपने फन का मुजाहिरा करते। मेरे ख्याल में तो सब अफसरों को ऐसे ही होना चाहिए। उनके दिल में अपनी मोहब्बत इस हद तक जागुज़ी कर दें कि वक्त आने पर अफसर एक इशारा करें तो ये अपनी जान पर खेल जाएं। एक बार मैंने अपनी बैटरी के सब लोगों को तनख्वाह वाले दिन इकट्ठा करके कहा कि मैं आज देखना चाहता हूं कि आप सब मेरे एतमाद पर किस हद तक पूरे उतरते हैं। तनख्वाह बांटने वाले दिन अकाउंट्स रोल यानी वो फहरिस्त जिस पर हर किसी के नाम के आगे उसको मिलने वाले पैसे और आखिरी खाने में दस्तखत या निशाने अंगूठा का खाना होता है की तकमील करवा ली जाती है। हर शख्स को पता होता है कि उसे कितनी तनख्वाह मिलनी है। मैंने तकरीबन 250 मातहतों की तनख्वाह की मजमूई रकम अपने दफ्तर की मेज पर सजा कर रख दी थी। फहरिस्त के मुताबिक सब एक कतार में खड़े थे। मैंने उनसे कहा कि एक एक करके अंदर जाओ, अपनी तनख्वाह खुद गिनो और दूसरे दरवाजे से बाहर निकलकर अपनी बैरक में चले जाओ।
दफ्तर के अंदर जाने वाले दरवाजा को खोलकर अंदर जाना था और दाखिल होकर दरवाजे को बंद कर देना था। यानी दफ्तर के अंदर बिना किसी निगरानी के वो बिल्कुल आज़ाद होता था। मेरे सूबेदार ने मुझे बहुत कहा कि सर इस तजुर्बा से बाज आ जाएं। ये ना हो कि आप पूरी सर्विस के दौरान तनख्वाह में से कटौती करवा कर गवर्नमेंट के पैसे पूरे करते रहें। लेकिन मैंने उसकी बात पर ध्यान न दिया और एक एक करके बंदों को अंदर भेजता रहा। आखिरी बंदे के अंदर से हो जाने के बाद मैंने दोबारा सबको इकट्ठा करके पूछा कि किसी को भी अगर अपनी तनख्वाह से 1 रुपया भी कम मिला है तो वो बाहर निकल आए। कोई एक आदमी भी बाहर ना निकला और सब ने कहा कि उन्होंने अपनी पूरी तनख्वाह हासिल कर ली है। याद रहे उस वक्त एक मेजर की कुल तनख्वाह 1200 रुपये हुआ करती थी। जब अयूब खान का मार्शला लगा था उस वक्त 2 बड़े स्मगलर पकड़े गए थे। एक का नाम कासिम भट्टी और दूसरा हाजी सितार था। दोनों ने मिलिट्री कोर्ट में मुकदमात का सामना किया। कासिम भट्टी के खिलाफ जुर्म साबित हो गया, उसे जेल हो गई और वो जेल में ही फौत हुआ। लेकिन हाजी सितार के खिलाफ कुछ साबित न हुआ तो उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। एक दोस्त ने हाजी साहब से तारुफ करवाया तो आहिस्ता आहिस्ता अलैक्स रैक से बढ़कर ताल्लुकात दोस्ती में तब्दील हो गए। उनके 2 सिनेमा हॉल थे जिनमें से एक नगीना सिनेमा था। ये केमाड़ी में पाकिस्तान नेवी के अमला के लोगों की 4 मंजिला रिहाइश के बिल्कुल सामने था। हाजी साहब के 35 बंगले किराए पर चढ़ाए हुए थे। उसके अलावा लांचे मरम्मत करने का बहुत बड़ा कारखाना था। 40 जाती मोटर लांचे थीं और वसीओ अरीज ज़रई अराजी थी। उनको मिडिल ईस्ट के बेशतर मुल्कों को पाकिस्तान से चीनी बरामद करने का ठेका भी मिला हुआ था और चीनी की तमाम बरामदात उनकी अपनी लांचों में होती थी। हाजी साहब इतने अमीर कबीर होने के बावजूद इंतहाई मुनकसरल मिजाज और बेहतरीन इंसान थे। नर्सरी में उनका एक बंगला डेरे के तौर पर इस्तेमाल होता था। एक रोज़ मैं वहाँ उनकी आमद का इंतज़ार कर रहा था। वो अपनी मर्सिडीज कार से बाहर निकले तो मेरी नज़र उनके कीमती सूट के कोट पर पड़ी। कोट के कमर वाले हिस्सा पर कुछ निशान पड़े हुए थे। मैंने पूछा, हाजी साहब कहीं से मजदूरी करके आ रहे हैं? जवाब में जो कुछ उन्होंने बताया वो मेरे लिए बहुत हैरानकुन था। उन्होंने कहा, मेजर साहब मैं दरअसल एक माछी हूँ और किसी की कश्ती पर रोजाना की उजरत पर मछलियाँ पकड़ने पर मुलाजिम रहा हूँ। अल्लाह पाक ने मेरा ऐसा हाथ थामा कि मैं इस मकाम पर पहुँच गया हूँ। मैं जब लॉन्च में चीनी लोड करवाता हूँ तो पहली बोरी अपनी कमर पर लाद कर ले जाता हूँ। उसके 2 बड़े फायदे होते हैं। एक तो ये कि मेरा तकब्बुर सर उठाने से पहले ही टूट जाता है और मुझे याद रहता है कि मेरी असल औकात क्या थी। आखिर में एक मजदूर ही तो था। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि मजदूरों में जोश व खरोश बढ़ जाता है और लांच आधे वक्त में ही लोड हो जाती है। हाजी साहब का बेटा नगीना सिनेमा से टिकटों की फरोख्त से होने वाली आमदनी वसूल करने के लिए जाया करता था। सामने ही दूसरी मंजिल के फ्लैट में नेवी के एक वारंट अफसर सूबेदार की खिड़की में बैठी एक लड़की से उसे इश्क हो गया। ये छोटे 2-2 कमरों के फ्लैट थे। हाजी साहब ने जब बेटे की शादी का इरादा किया तो बेटे ने बताया कि मैं अपनी पसंद की शादी करना चाहता हूँ और वो सिनेमा के सामने वाले फ्लैट में रहती है। हाजी साहब ने उसे 2 दिन का वक्त दिया कि आखिरी दफ़ा एक बार फिर सोचकर अपना हतमी फैसला दो। 2 दिन के बाद उसका यही जवाब था। हाजी साहब अपनी बेगम के साथ उस फ्लैट में रिश्ता मांगने पहुंच गए। दोनों इतराफ के शादी के तमाम अखराजात हाजी साहब ने ही अदा किए थे। मैं भी अपनी बेगम के साथ उस शादी में मदऊ था। सिनेमा और फ्लैट के दरमियान खुली जगह पर शामियाने लगाए हुए थे। दुल्हन 2 कमरे के फ्लैट से उतरी और डिफेंस के 400 गज पर बने हुए महल में चली गई। ये महल भी इतना बड़ा था जिसमें 200 कमरे थे और हर बेडरूम फ्रिज समेत हर किस्म के लवाजमात से आरास्ता था। बाहर की तरफ 2 कमरों में अकाउंटेंट का दफ्तर था। महल के इखराजात का हिसाब किताब अकाउंटेंट के जिम्मा था। हाजी साहब की छोटी बहन की शादी की बात चली और हाजी साहब की बेगम ने उससे पूछा तो उसने कहा, भाभी मुझे अकाउंटेंट बहुत पसंद है। अगला सवाल था, क्या वो भी तुम्हें पसंद करता है? उसने सर झुकाकर सिर्फ जी कहा। पूरी बात हाजी साहब तक पहुंची तो उन्होंने अकाउंटेंट को बुलाया। वो बेचारा डरता कांपता उड़ी उड़ी रंगत लिए हाजिर हुआ तो हाजी साहब ने उसे कहा कि जाओ पंजाब से जाकर अपने वालिदैन को अपने रिश्ता की बात करने के लिए ले आओ। शादी हुई तो हाजी साहब ने लांचे मुरम्मत करने वाली कराची की सबसे बड़ी फैक्ट्री
बहन को तोहफा में देकर अकाउंटेंट को मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया। एक रोज मैं नर्सरी वाले डेरे पर बैठा हुआ था कि एक फकीर नुमा शख्स आया। चौकीदार ने भी उसे अंदर आने से नहीं रोका था और वो बिना रोक टोक बरामदे से होता हुआ सीधा ड्राइंग रूम में आ गया था। हाथ के इशारे से उसने सलाम किया तो हाजी साहब का हाथ फौरन अपनी अंदर की जेब में चला गया और मुट्ठी में बड़े नोटों की गड्डी के साथ बाहर निकला। हाजी साहब ने नोटों की पूरी गड्डी उसके हाथ में थमा दी। उसने सलाम किया और फिर चला गया। मेरे सवाल करने से पहले ही उन्होंने बता दिया कि ये सेठ कासिम भट्टी, जिसका जिक्र ऊपर हो चुका है, का इकलौता बेटा है। जब भी पैसे खत्म होते हैं तो सलाम करने आ जाता है और मैंने उसे कभी खाली हाथ नहीं जाने दिया। अपने घर आने के लिए हम मलीर कैंट की चेक पोस्ट के बिल्कुल साथ लिंक रोड से होकर आया करते थे। एक बार मैं और हाजी साहब उस लिंक रोड से गुजरे तो रास्ते में हमारी क्वार्टर गार्ड आई। क्वार्टर गार्ड के सिपाहियों ने मुझे पहचान कर सलूट मारा। हाजी साहब बोले, यार मेजर, तुम इस रास्ते से मुझे ना लेकर आया करो। इस क्वार्टर गार्ड से मेरी बहुत ही खराब यादें जुड़ी हुई हैं। अयूब खान के मार्शल लॉ में जब हम पकड़े गए थे तो मुझे और कासिम भट्टी दोनों को इसी क्वार्टर गार्ड में जालिमों ने बंद रखा था। उन दिनों कराची बहुत ही पुरअमन और बेहतरीन शहर हुआ करता था। बंदर रोड पर बुंदू खान के हलवा पराठे की बहुत धूम मची हुई थी। वीकेंड की एक रात 2:30 बजे बेगम ने फरमाइश कर दी कि बुंदू खान का हलवा पराठा खाने को जी चाह रहा है। हम ठहरे खानदानी जनमुरी, फौरन मोटरसाइकिल निकाली और बेगम को साथ लेकर निकल पड़े। बुंदू खान की दुकान पर बेपनाह रश था। खाना पैक करवाने वालों की बहुत लंबी कतारें लगी हुई थी। मुझे याद आया कि एक बार मेजर आगा सलार अहमद शाह ने बताया था कि हाजी बुंदू साहब उनके घर एक अरसा तक बावर्ची रहे हैं, इसलिए वो फौजी अफसरों की बहुत कदर करते हैं। मैंने एक वेटर से अपना तारुफ करवाया और हाजी साहब से मिलने की ख्वाहिश की तो चंद लम्हे बाद ही वो आ गए। हमसे ऑर्डर लिया, उन्होंने खुद पैक किया और हमारे हवाले कर गए। पैसे लेने से भी इनकारी थे। मैंने जबरदस्ती दिए।